अध्याय 264 मसालेदार पे। अगले दिन स्कूल के बाद मेइशू ने लू मिंग को फोन किया और शेंग नियान के साथ सहमत स्थान और समय के बारे में बताया। लू मिंग अपने उत्साह को छिपा नहीं सके। लगभग तुरंत ही वह पोशाक पहनने के लिए घर भागे, जिसके बारे में उनका मानना था कि शेंग नियान पसंद करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कॉलर पर कुछ कोलोन भी छिड़क लिया। खुद को साफ करने के बाद उसने गुलाबों का गुलदस्ता उठाया और मिलन स्थल की ओर चल दिया। यदि संभव हो तो उन्हें उम्मीद थी कि शेंग नियान स्वेच्छा से अपने रिश्ते को जारी रखेंगे। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, वह गंदी चालों का सहारा नहीं लेना चाहता था। हालांकि उसने आवश्यक दवाएं सावधानी से अपनी जेब में छिपा रखी थी। ये गोली उसे लिन वेई ने दी थी। एक गोली बिना कोई निशान छोड़े तुरंत पानी में घुल जाती है। लू मिंग को नहीं पता था कि मेइशू ने बार में शेंग नियान के साथ बैठक की व्यवस्था करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया था। ये बार के कामकाज का समय था। लोग अंदर आ जा रहे थे। वह स्थान रंग बिरंगी रोशनी से भर गया था और खूबसूरत महिलाओं के समूह उसके पास से गुजर रहे थे। कुछ लोग उनका स्वागत करने भी आए। लू मिंग की अच्छी तरह से तैयार उपस्थिति को देखते हुए उन्होंने सोचा कि वह एक अमीर परिवार का उत्तराधिकारी था। वैसे तो वह उनके साथ घुल मिल जाता था, लेकिन आज उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। उसकी आंखों में केवल शेंग नियान के लिए जगह थी। हालांकि वह इन महिलाओं के साथ बैठकर शराब नहीं पी सकता था, लेकिन संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करना ठीक होगा, है ना? इसे ध्यान में रखते हुए लू मिंग ने सावधानी से अपना फोन निकाला और यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र को स्कैन किया कि शेंग नियान नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद उन्होंने किसी के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। लेकिन जैसे ही वह अपना फोन रखने ही वाला था, उसे एक ठंडी नजर का एहसास हुआ। लू मिंग को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। धीरे धीरे अपना सिर घुमाते हुए उसने वास्तव में शेंग नियान को तिरस्कारपूर्ण भाव से उसे देखते हुए देखा। लू मिंग ने जल्दी से समझाया, नियानियन, ये वह नहीं है जो आप सोचते हैं। उन लड़कियों ने मुझे एक दोस्त के रूप में जोड़ने पर जोर दिया और मेरा उनके साथ संपर्क में रहने का कोई इरादा नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और मैं असभ्य नहीं होना चाहता था। मैं उन्हें अभी आपके सामने ही हटा सकता हूँ। शेंग नियान को अब उसकी ओर देखना भी घृणित लगता था। उसने बिना किसी अभिव्यक्ति के अपनी नजरें हटा ली, उसके पीछे से एक खाली बूथ की ओर चली गई और फिर अपने मेकअप को छूने के लिए एक दर्पण निकाला। लू मिंग ने सिर्फ एक नज़र डाली और जान लिया कि शेंग नियान को कुछ समस्याएं रही होंगी। उसने उन लड़कियों के संपर्कों को नहीं हटाया और इसके बजाय शेंग नियान के सामने खाली सीट पर बैठकर लापरवाही से अपना फोन अपनी जेब में रख लिया। नियानियन, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। तुम अचानक यहाँ क्यों आ गई? क्या तुम कुछ दोस्तों से मिल रही हो? उसने पूछा। शेंग नियान ने दर्पण के सामने चमकीली लिपस्टिक लगाना जारी रखा और उत्तर दिया, क्या यह आपकी चिंता करता है? लू मिंग ने उसके घुटने पर कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली और पूछा, क्या आप अन्य पुरुषों से मिलने के लिए यहाँ हैं? शेंग नियान ने मुस्कुराते हुए और अपने होंठ ऊपर उठाए। लू मिंग, हम पहले ही तलाकशुदा है ना, आप मुझे बॉयफ्रेंड बनाने से मना तो नहीं करेंगे, है ना? आप इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? इसका आपसे क्या लेना देना है? लू मिंग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसका आधा चेहरा रोशनी की छाया में छिपा हुआ था। अचानक वह कुछ सोचने लगा और उसके होठों पर आत्महीनता वाली मुस्कान उभर आई। क्या ऐसा है? तो फिर मैं आज रात आपकी सफलता की कामना करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने एक वेटर को इशारा किया और बार में सबसे अच्छी रेड वाइन का ऑर्डर दिया। उसने शेंग नियान के लिए एक गिलास डाला और उसके सामने रख दिया। नियानियन, कोई बात नहीं, हम एक समय शादीशुदा जोड़े थे। भले ही मैंने गलतियां की हों, मुझे उम्मीद है कि हम अच्छी शर्तों पर अलग हो सकते हैं। क्या होगा अगर मैं ये गिलास आपके सामने उठाऊं और फिर हम एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप किए बिना अपने अलग अलग रास्ते पर जा सकते हैं? इसे अपनी भविष्य की खुशी के लिए मेरी इच्छा माने, शेंग नियान ने व्यंग्य किया। यदि उसे मेइशू ने पहले से तैयार नहीं किया होता और पहले लू मिंग को उसके पे में एक गोली मिलाते हुए नहीं देखा होता, तो शायद उसे वास्तव में विश्वास होता कि लू मिंग अब उसे परेशान नहीं करेगा। यह आदमी सचमुच घृणित था। ठीक है, शेंग नियान ने वाइन का गिलास लिया और उसे अपने गिलास से मिलाया, फिर पूरा गिलास नीचे गिरा दिया। फिर मैं आपके लिए अनंत रोमांटिक अवसरों और आनंदमय जीवन की भी कामना करता हूँ। लू मिंग की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। बहुत बढ़िया नियानियन, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। वह महिलाओं के साथ अच्छा भाग्य चाहता था, लेकिन वह ये भी चाहता था कि शेंग नियान उसे कभी नहीं छोड़ सके। शेंग परिवार से सब कुछ प्राप्त करने के बाद वह उसे अपने अधीन दबा लेगा, उसके एकमात्र पति के नाम पर उसे अपने कब्जे में ले लेगा और फिर उसे सारी सच्चाई बता देगा। इससे अधिक संतोषजनक उपाय और क्या हो सकता है? जब लू मिंग को होश आया तो वह शेंग नियान के चेहरे पर हैरान भाव देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। लिन वेई ने उसे जो गोली दी थी वह कोई सस्ती कम गुणवत्ता वाली दवा नहीं थी, बल्कि एक महंगी उच्च गुणवत्ता वाली डेट रेप दवा थी। इसका प्रभाव तुरंत हुआ और इसकी कार्रवाई तीव्र थी, जिससे बाद में इसका पता लगाना मुश्किल हो गया। भले ही शेंग नियान ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया हो,
वह आसानी से दावा कर सकता था कि यह सहमति से हुआ था। शेन परिवार की बेटी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहेगी कि यह मामला सार्वजनिक हो। अपनी प्रतिष्ठा की खातिर उसके पास उसके अधीन होने और उसके साथ अपना जीवन बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मुझे अचानक थोड़ा चक्कर क्यों आ रहा है? शेन न्यान ने अपना माथा पकड़ लिया और मेज पर सीधे रहने के लिए संघर्ष करने लगी। लू मिंग चिंतित दिखे। क्या तुम नशे में हो? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ऊपर आराम करने में मदद करूं? अध्याय 265 वैवाहिक संबंध। शेन न्यान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं बस कुछ देर यहीं रुकूंगा। मुझे परेशान मत करो। लू मिंग कैसे जा सकती थी? वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। उन्होंने धैर्यपूर्वक देखभाल करने वाला और विचारशील रूप धारण किया। शेन न्यान के बगल में बैठने की पहल की, उसके कंधों को सहारा दिया और धीरे से उसे गले लगाते हुए कहा, तुम इस हालत में हो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? आखिरकार हम एक बार एक विवाहित जोड़े थे। क्या मेरे बारे में ऐसी कोई बात है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते? शेन न्यान ने अपने दिल में व्यंग्य किया, लेकिन जानबूझकर उसके चेहरे पर एक हैरान भाव दिखाया। तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अगर तुम्हारे हाथों ने किसी और को छुआ है तो मुझे दोबारा मत छूना। मुझे ये गंदा लगता है। उसने लू मिंग के कंधे को धक्का देने के लिए अपने हाथ का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वह कमजोर लग रही थी, जैसे कि दवा अपना असर कर रही हो। हालांकि लू मिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। लू मिंग को पता था कि शेन न्यान को अब भी उसकी परवाह है। वह अपने उत्साह को छिपा नहीं सका और बोला, न्यान, मैं अतीत में हर चीज में गलत था। मैं अब से तुम्हारे प्रति पूरी तरह से समर्पित होने का वादा करता हूँ। यदि तुम अब मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा। कृपया मुझे नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दो। तुम क्या कहते हो? शेन न्यान ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी भ्रमित निगाहें लू मिंग के चेहरे पर पड़ी, जिसमें गहरे मोह का संकेत था। लू मिंग, ये हमारे बीच खत्म हो गया है। आप जा सकते हैं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। लू मिंग ने उसे जबरदस्ती उठाया, ये दावा करते हुए कि वह उसे घर ले जाएगा, लेकिन उसके पैर ऊपर होटल की दिशा में थे। शेन न्यान ने उबकाई महसूस करते हुए अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया। लू मिंग, मुझे नीचे बिठाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। उसने जानबूझकर यह बात अपने बगल वाले बारटेंडर को सुनाने के लिए कही। बार में उत्पीड़न की घटनाएं असामान्य नहीं थी और बारटेंडर को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। उसने लू मिंग को सीधे ब्लॉक कर दिया और पूछा, सर, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस युवा महिला के साथ आपका क्या रिश्ता है? लू मिंग ने अधीरता से कहा, वह मेरी पत्नी है। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। मैं उसे आराम करने के लिए ऊपर भेजना चाहता हूँ। सर, कृपया ये साबित करने के लिए अपनी पहचान दिखाएं कि यह महिला आपकी पत्नी है, अन्यथा मैं तुरंत मैनेजर को बुलाऊंगा। बारटेंडर ने उसे आसानी से जाने से मना कर दिया और नेता को बुलाने के लिए अपनी वॉकी टॉकी निकालने का नाटक किया। लू मिंग अधीर था, लेकिन उसके पास शेन न्यान को पास की कुर्सी पर बिठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय शेन न्यान बेहोश थी और उसे अपने शरीर को स्थिर रखने के लिए लू मिंग पर निर्भर रहना पड़ा। इसके बावजूद वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने सावधानी से कपड़े पहने थे, एक लो कट हाई स्लिट ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसकी पर्याप्त क्लीवेज और पतली टांगें दिख रही थी। लू मिंग उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा सका और उसने तुरंत उसके कपड़े उतारने और उन सभी स्थानों को चूमने की इच्छा की जिनके लिए वह तरस रहा था। सर, कृपया अपनी पहचान दिखाएं। लू मिंग जिस तरह से शेन न्यान पर नजर रख रही थी, उसे देखकर बारटेंडर ने पहले ही उसे एक शिकारी के रूप में आंक लिया था जो उसकी कमजोर स्थिति में उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगली वॉकी टॉकी के बटन को छू चुकी थी। ठीक है, लू मिंग ने अनिच्छा से अपनी नजरें उससे हटा ली, अपनी जेब में हाथ डाला और बारटेंडर को अपना विवाह प्रमाण पत्र सौंप दिया। देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? मेरी पत्नी का मुझसे झगड़ा हुआ था और वह शराब पीने के लिए बाहर आई थी। वह अब नशे में है और मैं उसे आराम करने के लिए ऊपर ले जाना चाहता हूँ। क्या आप इतने स्वतंत्र हैं कि आपको दूसरे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ता है? बारटेंडर ने उसे सावधान दृष्टि से देखा और फिर विवाह प्रमाण पत्र खोला। ध्यान से सत्यापित करने के बाद की फोटो में लड़की उसके सामने वाली महिला से मेल खाती है। उसने झिझकते हुए प्रमाण पत्र वापस देते हुए कहा, मुझे क्षमा करें सर, मैंने पहले आपको गलत समझा था। अब आप इस महिला को ले सकते हैं और जा सकते हैं। लू मिंग ने ठंडे भाव से प्रमाण पत्र हटा दिया और बारटेंडर पर चिल्लाया, आप चाहे तो जांच कर सकते हैं और जब तक मुझे आपकी अनुमति नहीं मिल जाती मैं नहीं जा सकता। क्या आप पुलिस वाले हैं या बारटेंडर? मैं इस बार का ग्राहक हूँ। क्या आप जानते हैं ग्राहक क्या होता है? ग्राहक आपकी रोटी और मक्खन है। अभी मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे मैनेजर को ढूंढ लूंगा और तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। बारटेंडर एक युवा व्यक्ति था जो अभी अभी कार्यबल में आया था। उन्होंने इस आकर्षक नौकरी को पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और गलतफहमी के कारण इसे खोना नहीं चाहते थे।
उसे माफी मांगनी पड़ी और सिर झुकाकर कहा, मुझे क्षमा करें सर, मैंने पहले आपको गलत समझा था। बात बस इतनी है कि यह महिला सही स्थिति में नहीं लग रही थी और मुझे ग्राहक सुरक्षा के लिए सावधानी बरतनी पड़ी। कृपया मेरा काम समझें, आपका काम लोगों की सेवा करना है, मेरे व्यवसाय में हस्तक्षेप करना बंद करो। लू मिंग ने उसके जूते पर थूका, फिर पलटा और शेंग नियान को फिर से उठाया और लिफ्ट में चढ़ गया। जाने से ठीक पहले शेंग नियान ने सावधानी से अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और उस युवक पर नजर डाली जिसने उसके लिए बात की थी। उसने फिर से अपनी आंखें बंद करने से पहले उसकी शक्ल याद कर ली। एक बार जब वे चले गए, प्रबंधक दौड़कर आया और पूछा, अभी क्या हुआ? मैंने देखा कि वॉकी टॉकी एक पल के लिए जल उठा। मुझे लगा कि अभी महिला की हालत ठीक नहीं है, युवक ने बारीकी से स्थिति बताई। ये जानने पर कि गलतफहमी के कारण हंगामा हुआ और ग्राहक परेशान हो गया, मैनेजर ने सबके सामने युवक को डांटा। अध्याय 266, दोष बदलना। ऊपर, लू मिंग अंततः शेंग नियान को बिना किसी और बाधा के कमरे में ले जाने में कामयाब रही। वह भाग्यशाली था कि उसने विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी, अन्यथा वह आसानी से पिछली बाधा को पार नहीं कर पाता। लू मिंग ने धीरे से शेंग नियान को बिस्तर पर लिटाया, सबसे पहले उसके जूते नाजुक ढंग से उतारे। फिर उसका बड़ा हाथ आसानी से उसके चिकने टखने तक चला गया, धीरे धीरे उसकी पतली पिंडली तक चढ़ गया। शेंग नियान, शेंग परिवार की एकमात्र लाडली बेटी होने के कारण पेशेवर पोषण विशेषज्ञों और फिटनेस प्रशिक्षकों द्वारा सावधानीपूर्वक बनाई गई एक आकृति थी। उसका शरीर बिना किसी अतिरिक्त चर्बी के सुडौल और दोषरहित था। उसके पैर लंबे, पतले और सीधे थे। पतली कमर के कारण ऐसा शरीर बना जो उनकी नज़र में एकदम सही था। उस समय को याद करते हुए जब उसके पास शेंग नियान था, तलाक के कारण कई दिनों तक संयम के साथ, उसकी आंखें उस इच्छा से चमक उठी जिसे केवल एक भूखा भेड़िया ही समझ सकता था, और वह उस पर झपटने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता था। इस समय शेंग नियान के पिता शेंग क्वान को एक गुमनाम तस्वीर मिली जिसमें उनकी बेटी को लू मिंग द्वारा बार के लिफ्ट में ले जाते हुए दिखाया गया था। साफ था कि वह दरिंदा उसकी बेटी के साथ क्या करना चाहता था। शेंग क्वान तुरंत क्रोधित हो गया। उसने ये पूछने के इरादे से संदेश भेजने वाले नंबर को डायल किया कि भेजने वाले ने वह तस्वीर कहाँ ली थी। हालांकि दूसरे छोर से पता चला कि नंबर अमान्य था। जैसे ही उसने उत्सुकता से शेंग नियान को फोन करने की कोशिश की, उसे उसी नंबर से एक और संदेश मिला जिसमें होटल का स्थान बताया गया था। शेंग क्वान के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और वह जल्दी से संदेश में उल्लिखित स्थान पर चला गया। सौभाग्य से संदेश में स्थान उससे केवल 10 मिनट की ड्राइव पर था। आज उन्हें एक पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्होंने शेंग नियान से जुड़ी इस घटना के सामने आने की उम्मीद नहीं की थी। यदि वह अभी भी कंपनी में होता, जो कार द्वारा यहाँ से 1 घंटे से अधिक की दूरी पर थी, तो उसने परिणामों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता था और इस स्थिति में शेंग नियान के लू मिंग के साथ उलझने का कोई रास्ता नहीं था। होटल का कमरा किराए पर लेना तो दूर की बात है। एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि उस बदमाश लू मिंग ने निश्चित रूप से उसके साथ कुछ किया था। बाद में जब उसने लू मिंग को पकड़ा तो उसने उस जानवर को मारना सुनिश्चित कर लिया। कमरे के अंदर शेंग नियान समय की गणना कर रही थी और इससे पहले कि लू मिंग उसे चूमने के लिए झुकती, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लू मिंग, तुम मुझे इस कमरे में क्यों लाए हो? लू मिंग ने उसके चेहरे पर हल्की सी लाली देखी, लेकिन चुंबन के लिए अपना सिर नीचे करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि शेंग नियान ने उससे बचने के लिए अपना सिर घुमा लिया। वह क्रोधित नहीं था और धैर्यपूर्वक अपने नीचे की महिला को छेड़ता रहा। अच्छे बनो नैनियन, मैं तुम्हें तुरंत बेहतर महसूस कराऊंगा, मैं तुम्हें बहुत आरामदायक बनाऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने दो, ठीक है? नहीं, हमारा पहले ही तलाक हो चुका है, तुम मुझे कैसे निर्वस्त्र कर सकते हो? हालांकि शेंग नियान ने मौखिक रूप से इनकार कर दिया, लेकिन उसने विरोध करने के लिए अधिक बल का प्रयोग नहीं किया, जिसने लू मिंग को और भी अधिक उत्साहित कर दिया। नियानियन, एक अच्छी लड़की बनो, मैं तुम्हारे साथ पहले जैसा ही व्यवहार करूंगा। क्या हम पहले एक साथ खुश नहीं थे? क्या तुम भूल गए? लू मिंग ने कहा और वह उसकी छाती को चूमने के लिए नीचे झुका। उसका वह हिस्सा इतनी खूबसूरती से गोल और परिपूर्ण था कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। इस बार शेंग नियान ने अपना सिर दूर धकेलने के लिए थोड़ा अधिक बल का प्रयोग किया और धीमी आवाज में विनती की, लू मिंग, ऐसा मत करो, मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे पिता तुम्हें इससे दूर नहीं जाने देंगे। जैसे ही उसने शेंग क्वान का उल्लेख किया, लू मिंग की आंखों में द्वेष का एक निशान चमक गया। उन्होंने कहा, नियानियन, मेरे सामने उस बूढ़े आदमी का नाम मत लेना। मैं तुम्हें सच बता दूं, आज जो कुछ भी हमें इस मुकाम तक ले आया है, वह सब तुम्हारे पिता द्वारा किया गया था। जो महिला पहले मेरे साथ थी, उसने मुझे बहकाने के लिए भेजा था, अन्यथा मैं तुम्हें चोट पहुंचाने वाला कुछ कैसे कर सकता था? शेंग नियान को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे बेशर्म शब्द कहेगा, और वह चौंक गई, उसका मुंह खुला रह गया। आप क्या कह रहे हैं?
शेन क्वान ने संतुष्टि के साथ उसकी प्रतिक्रिया देखी, ध्यान से उसके लाल होठों पर अपनी उंगली फिराई। उसकी मुस्कान भयावह थी। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, उस बूढ़े आदमी ने हमारे परिवार के साथ कुछ गलत किया था और अपराधबोध से बाहर आकर वह हमें अलग करना चाहता था। नियान, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं किसी को भी त्याग सकता हूँ। अगर वह नहीं होते तो हम आज इस मुकाम तक कैसे पहुँच पाते? मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मेरे पिता ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुझे जाने दो, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। शेंग नियान ने उसे अपने से दूर धकेलने के लिए संघर्ष करना जारी रखा। हालांकि लू मिंग ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर और उन्हें अपने सिर के ऊपर उठाकर उसके प्रयासों को उलट दिया। उसने अपने दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी पर चुटकी काटते हुए भयावह स्वर में कहा, नियानियन, मैं तुम्हें अब जाने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें जाने देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अब भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ वापस आओगी? जब तक आप सहमत हैं, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको ठेस पहुंचे। जब तक वह उसके साथ रहने को तैयार थी, वह उसे जाने दे सकता था और केवल शेन क्वान के साथ हिसाब बराबर करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। जब वह शेन क्वान से छुटकारा पाने में कामयाब हो गया, शेन कॉर्पोरेशन का सीईओ बन गया, चाहे उसके बाहर कितनी भी अन्य महिलाएं क्यों न हों, वह ये सुनिश्चित करेगा कि शेंग नियान हमेशा उसकी एकमात्र पत्नी बनी रहे। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि शेंग नियान उससे कितनी नफरत करता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस आदमी से उसकी शादी को इतने साल हो गए हैं, वह अब शेंग परिवार में रहने के लिए न केवल उसे नशीली दवाएं देगा, बल्कि सारी जिम्मेदारी उसके पिता पर डाल देगा। अध्याय 267 बचाया गया। बार में लू मिंग के कारण हुए हंगामे का जीवंत माहौल पर जरा भी असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मैनेजर की पहले से ही युवक को नौकरी से निकालने की धमकी भी तेज संगीत के कारण दब गई। शेन क्वान ने बार में धावा बोला, एक बारटेंडर को बेतरतीब ढंग से पकड़ लिया और चिल्लाया, मेरी बेटी कहाँ है? क्या किसी ने मेरी बेटी को उस बदमाश द्वारा एक कमरे में ले जाते देखा है? बार ने असमंजस में उसकी ओर देखा और जोर से सिर हिलाया। सर, मैं नहीं जानता कि आपकी बेटी कौन है। बेकार बात। शेन क्वान ने उसे एक तरफ धकेल दिया और फिर दूसरे बारटेंडर पर अपनी नजरें गड़ाए रहा। उसने पहले की तस्वीर में एक बारटेंडर की छवि देखी थी, लेकिन उसने उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। इसलिए वो उत्सुकता से प्रत्येक बारटेंडर से एक एक करके पूछने लगा। बार में संगीत गगनभेदी था और दूसरों के लिए ये भोग और जुनून की रात का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन शेन क्वान के लिए ये हताशा की एक जबरदस्त भावना थी जो फूटने को तैयार थी। वह अचानक पागल हो गया और सुर्खियों में चिल्लाते हुए बोला, मेरी बेटी को किसने देखा है? कौन मुझे मेरी बेटी के बारे में सुराग दे सकता है? मैं पर्याप्त इनाम दूंगा। सभी की निगाहें उस उन्मत्त आदमी की ओर घूम गईं। क्या चल रहा है? क्या वह यहाँ अपनी बेटी की तलाश कर रहा है? क्या यह एक मनमौजी लड़की का पुरुषों के साथ घुलने मिलने के लिए बार में आने का एक और मामला हो सकता है? मुझे लगता है कि बिल्कुल यही हो रहा है। ये गरीब पिता अपनी बेटी को खोजने के लिए यहाँ तक आया था और वह शायद बाद में एक बड़े व्याख्यान के लिए आने वाली है। शोर भरी भीड़ के बीच शेन क्वान को शेंग नियान नहीं मिला और उसकी आंखें चिंता से लाल हो रही थी। उसने ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि अगर वह उसे नहीं ढूंढ सका तो क्या होगा और वह जानवर उसके साथ क्या कर सकता है। जैसे ही वह माइक्रोफोन लेने के लिए मंच पर चढ़ने ही वाला था, अचानक उसके बगल से एक धीमी आवाज आई। मुझे लगता है कि मैंने आपकी बेटी को देखा। क्या उसने गहरे नीले रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई है? शेन क्वान ने तुरंत मुड़कर देखा और जल्दी से उस व्यक्ति का कॉलर पकड़ लिया। क्या तुमने उसे बचाया? वह बदमाश उसे कहाँ ले गया? युवक उसके चिल्लाने से अचंभित रह गया और उसने तुरंत समझाया, उसे एक आदमी ऊपर ले गया था जिसने खुद को उसका पति होने का दावा किया था। क्या आप उसके पिता हैं? मैं तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए ऊपर ले जा सकता हूँ। ये बहुत अच्छा है, चलो चलें। शेन क्वान ने संकोच नहीं किया और जबरदस्ती युवक को लिफ्ट में खींच लिया। जब प्रबंधक पहुंचा तो उसने केवल शेन क्वान की क्रोधित पीठ देखी और हस्तक्षेप करने के लिए पहले से बारटेंडर को शाप दिया। वह ऊपर जाने और स्थिति की जांच करने के लिए तुरंत दूसरी लिफ्ट ले गया। ऊपर कमरे में लू मिंग ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था और वह पागल कुत्ते की तरह शेंग नियान के ऊपर लेटकर जंगली व्यवहार करने लगा। वह लगातार उसकी गर्दन के चारों ओर सूंघ रहा था, कभी कभी अपनी जीभ से उसकी चिकनी त्वचा को चाट रहा था, जबकि कांपने और हौंफने की आवाजें निकाल रहा था जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। शेंग नियान पूरी तरह से निराश था, लेकिन योजना को जारी रखने के लिए उसे इसे सहना पड़ा। उसे विश्वास था कि मेशू उसे चोट नहीं पहुंचने देगी। उसके पिता रास्ते में होंगे और उसे बस थोड़ी देर और रुकने की जरूरत थी। शायद उसके पिता किसी भी क्षण कमरे में आ धमकेंगे। हालांकि उसने ये कम आंका कि लू मिंग उससे कितनी घृणा करती थी। वह अपने चरम सीमा पर पहुंचने वाली थी। इस समय जो फोन एक तरफ फेंका गया था वह अदृश्य रूप से कंपन करने लगा। शेंग नियान की आंखें चमक उठी और उसने अचानक बिना किसी दया के अपना पैर उठाया और उस आदमी के शरीर के नीचे एक लात मारी।
दुर्भाग्य से लू मिंग इस कदम के लिए तैयार थी और भले ही शेंग नियान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह उससे दब गई। शेंग नियान जोर से चिल्लाया, मदद करो, कोई, कृपया मदद करो, मदद करो। बाहर शेंग क्वान उत्सुकता से उस युवक के साथ गलियारे में घूम रहा था जब उसने अचानक अपनी बेटी की आवाज सुनी। वह गुस्से में दौड़ा और कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला। बी अंडरस्टूड। जैसे ही शेंग क्वान ने प्रवेश किया, उसने लू मिंग को शेंग नियान के मुंह को ढकने के लिए अपने हाथ का उपयोग करते हुए देखा। जब उसने ये देखा तो उसका हृदय ऐसे दुखा मानो उसे निचोड़ा जा रहा हो। नियानियन, पिताजी यहाँ हैं। शेंग क्वान ने दौड़कर लू मिंग का कॉलर खींचा और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने शेंग नियान की मदद की, जिसका लगभग दम घुट गया था, और उत्सुकता से उसकी स्थिति की जांच की। पापा, आखिरकार आप मुझे बचाने आए हैं। शेंग नियान सिसकने लगी और फूट फूट कर रोने लगी और अपने पिता की बाहों में गिर गई। शेंग क्वान को लगा कि उसका दिल का दर्द तेज हो गया है और फिलहाल उसने शेंग नियान को उस युवक की देखभाल में छोड़ दिया जो उसके साथ आया था। फिर वह तुरंत लू मिंग के चेहरे पर गया और उसे बेरहमी से मुक्का मारा। लू मिंग को लगा कि आसमान उल्टा हो गया है और यहाँ तक कि उसके दांत भी ढीले हो गए हैं। उसने मुंह में खून भरकर थूक दिया और फिर अपना सिर घुमाकर शेंग क्वान की ओर घूरकर कहा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुमने मेरे पिता को मार डाला और अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो। तुम बकवास कर रहे हो, तुम जानवर। मैं तुम्हें अब और बकवास नहीं करने दूंगा। इस समय शेंग परिवार के मुखिया के रूप में शेंग क्वान की सारी गरिमा और अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। लू मिंग एक बात के बारे में सही थे, शेंग क्वान अब इस जानवर को मारना चाहता था। यह मेरी बेटी के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम है। शेंग क्वान उन्मत्त हो गया और उसने लू मिंग को तब तक पीटा जब तक उसका चेहरा खून से लथपथ नहीं हो गया। सबसे पहले लू मिंग ने विरोध किया, लेकिन अंततः वह इतना कमजोर हो गया कि वह वापस नहीं लड़ सका। उसने महसूस किया कि उसके अंग शिथिल हो गए हैं और उसकी ताकत खत्म हो गई है। शेंग नियान को डर था कि उसके पिता लू मिंग को पीट पीट कर मार डालेंगे, इसलिए वह जल्दी से भागी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे और उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। पिताजी, कृपया रुकें। उसके जैसे बदमाश के लिए अपने हाथ गंदे करना इसके लायक नहीं है। अध्याय 268, वीरतापूर्ण बचाव। ये दुष्ट, मुझे आज इसे मार डालना चाहिए। शेंग क्वान आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन उसने पाया कि उसका हाथ शेंग नियान ने मजबूती से पकड़ रखा है। पिताजी, आप वास्तव में लड़ना जारी नहीं रख सकते। हमें उसके लिए हत्या के मामले का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। शेंग नियान ने सख्त आवाज में, उसकी आवाज में कर्कशता से विनती की। शेंग क्वान की आंखों में तीव्र दर्द और घृणा प्रकट हुई। लेकिन उसने अभी आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। पिताजी, मुझे देखो, मैं अब ठीक हूँ। ठीक है, चलो उसे पुलिस को सौंप दो। शेंग नियान ने तुरंत शेंग क्वान को खड़े होने में मदद की और उससे अपने हाथों से खून साफ करने के लिए कहा। इस समय तक लू मिंग जमीन पर पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। शेंग नियान ने अपने फोन पर पुलिस और आपातकालीन नंबर डायल किए और फिर बिस्तर पर बैठ गई। खोया हुआ और थका हुआ महसूस कर रही थी। भले ही सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध था, शेंग नियान को अभी भी कमजोरी महसूस हो रही थी और उसके अंग बर्फीले थे। ये कहना झूठ होगा कि वह डरती नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी शांत रहने का नाटक करती थी, यह इस तथ्य को छिपा नहीं सकता था कि वह डरी हुई थी। यदि चीजें सामने नहीं आईं जैसा कि मेइशू ने भविष्यवाणी की थी, और यदि उसने खुद को दवाओं से बचाने के लिए पहले से ही एंटीडोट नहीं लिया होता, तो वह अपनी ताकत से लू मिंग का विरोध करने में सक्षम नहीं होती। अंततः वह उसके आगे झुक जाती। सौभाग्य से सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। शेंग क्वान और लिन वेई के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया था। उस समय मेइशू के लिए सच्चाई की जांच करना बहुत आसान होगा। नीचे मेइशू ने अपना मिशन पूरा करने के बाद जाने का फैसला किया था, लेकिन काले सूट में एक आदमी हाईबॉल गिलास पकड़े हुए अचानक उसके बगल में बैठ गया। सुंदरी, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ देर अकेले बैठे देखा है। क्या तुम्हें किसी कंपनी की जरूरत है? मेइशू ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा और उदासीनता से कहा, रास्ते से हट जाओ। वह बाहर बैठ गया और उसका रास्ता रोक दिया। वह बूथ छोड़ने से पहले केवल उसे रास्ते से हटने के लिए कह सकती थी, लेकिन वह आदमी जानबूझकर पीछे की ओर झुका, साहपूर्वक अपना हाथ सोफे के पीछे रखा और मेइशू की ओर आधा आलिंगन की मुद्रा अपनाई। जाने की इतनी जल्दी मत करो, थोड़ी देर रुको। चलो संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करें और दोस्त बने। मेइशू का चेहरा ठंडा हो गया। मैं इसे आखिरी बार कहूंगा, रास्ते से हट जाओ। नहीं, उस आदमी ने उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय वह खड़ा हुआ और उसे सार्वजनिक रूप से अपनी बाहों में खींचना चाहता था। पास की मेज पर मौजूद पुरुष और महिलाएं जाहिर तौर पर उसके दोस्त थे। उन्होंने उसे सक्रिय रूप से लड़की का पीछा करते हुए देखा और जोर जोर से आग्रह करते हुए अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसे एक चुंबन दो, उसे एक चुंबन दो। देखो, हमें एक साथ रहना हर कोई देखना चाहता है। इतना परेशान मत हो, हम सब यहाँ मौज मस्ती करने के लिए हैं। मूड क्यों खराब करें? आदमी ने मेइशू के करीब आते हुए कहा। उनके चारों ओर शोर तेज हो गया और वे दोनों लगभग पूरे बार का ध्यान केंद्रित हो गए।
मेईशू की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। उसने अधीरता से उस आदमी को दूर धकेल दिया। एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। क्या आपने ये कहावत नहीं सुनी है? तुम किसे डांट रहे हो? मैं तुम्हारे साथ शराब पीकर तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम बकवास करने वाले हो? उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और उसे तुरंत शर्म महसूस हुई। उसने मेईशू को अपनी बाहों में खींचने के लिए हाथ बढ़ाया और शराब के नशे में पागल होने लगा। एक झटके में एक शक्तिशाली हाथ ने अचानक वार किया, जिससे उस व्यक्ति की गति अवरुद्ध हो गई। आसपास का माहौल तुरंत शांत हो गया और यहाँ तक कि बहरा कर देने वाला संगीत भी बंद हो गया। एक हाथ कंपा देने वाली आवाज आई, तुम्हें मेरे लोगों को छूने की हिम्मत किसने दी? मेईशू ने आश्चर्य से देखा और लूसी को उस आदमी को घूरते हुए देखा जो अपने हाथ को ठंड से पकड़ने से नहीं रोक पा रहा था। उसने उसे लात मारकर एक तरफ कर दिया और फिर चिंता के साथ मेईशू के पास चला गया। क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे देर हो गई है? मेईशू के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। उसने अचानक संरक्षित होने की भावना का आनंद लिया। शायद वर्तमान माहौल बहुत अंधकारपूर्ण था। अंधेरे स्थानों में लोगों की हमेशा अपनी नाजुक भावनाओं को उजागर करने की अधिक संभावना होती है। इसलिए मेईशू कोई अपवाद नहीं था। वह अचानक देखना चाहती थी कि लूसी उसके लिए कितनी दूर तक जाएगी। उसके उदास चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। देर नहीं हुई, तुम सही समय पर आए। आह सी, उसने मुझे अभी अभी धमकाया। लूसी ने मेईशू की ओर देखा जो सदमे में उसके साथ घूम रही थी। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा और उसने अचानक उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं तुमसे बदला लूंगा, इतना कहकर वह उस आदमी के पास गया और उसका कॉलर पकड़कर उसे उठा लिया। फिर उसने उसके चेहरे के दाहिने हिस्से पर फिर से मुक्का मारा। उस आदमी के साथी तुरंत नाखुश हो गए और उन्होंने लूसी को शराब की बोतलें पकड़कर घेर लिया। जियान वह मदद के लिए आगे आने वाला था, लेकिन लूसी ने उसे एक नज़र से रोका और वह अचानक रुक गया। मास्टर सी संकट में लड़की को बचाने वाले नायक की भूमिका निभाना चाहते थे। वह इतना अंधा नहीं हो सकता कि मास्टर सी की लाइमलाइट चुरा ले। इसके अलावा इन दुष्टों के लिए मास्टर सी को चोट पहुंचाना असंभव था। हालांकि आसपास के लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था। लूसी की अकेली उपस्थिति से उन्हें साहस महसूस हुआ। एक मोटा आदमी जानबूझकर लूसी के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, ये सोचकर कि उसका पलड़ा भारी है। उसने धमकी भरे ढंग से एक बोतल उठाए और कहा, मेरे दोस्त को मारने की हिम्मत कर रहा हूँ, मैं आज तुम्हें फर्श पर तुम्हारे दांत ढूंढने पर मजबूर कर दूंगा। भाइयों, अपने हथियार पकड़ो, चलो उसे पकड़ते हैं। अध्याय 269 उत्तम भागीदार। लूसी को इन लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन मेईशू थोड़ा चिंतित हो रहा था। अपनी धारणा में वह हमेशा लूसी को कोमल और नाजुक मानती थी, शायद इसलिए कि जियोबाओ ने उस पर इतनी गहरी छाप छोड़ी थी। उसने सहजता से उसे अपने पीछे खींचते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मेरे पास आओ। उसे धमकाओ मत, सिर्फ तुम लोगों के साथ मैं तुम्हें एक हाथ से नीचे गिरा सकती हूँ। अरे ये कैसा खेल है? सुंदरता नायक को बचा रही है। मोटा आदमी चिढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके आसपास के लोग मजाक में शामिल हो गए। हाँ, सुंदरता ठीक है, लेकिन इसमें नायक कहाँ है? मुझे लगता है कि एक भालू भी उससे अधिक वीर है। वह सिर्फ एक कमजोर है और उसे अपनी रक्षा के लिए एक महिला की जरूरत है। ये सही है, देखो वह उस युवा लड़की के पीछे कैसे छिपा है। मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। उनके आसपास की छेड़छाड़ ने लूसी को कोई चेहरा नहीं दिखाया और इसने और भी अधिक दर्शकों को आकर्षित किया। बार्टेंडर लड़ाई को खत्म करने के लिए आगे आना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक दिया जो पहले मेईशू को परेशान कर रहा था, जिसने उस पर धमकी भरी नजर डाली। वह केवल प्रबंधक को सूचित करने के लिए तुरंत किसी को भेज सकता था जो पहले ऊपर गया था। दीदी, आपको इसके बजाय मेरे साथ घूमना चाहिए। क्या आप ऐसे काय के साथ रहने से निराश नहीं हैं? मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें विलासिता का जीवन देने का वादा करता हूँ। उस आदमी ने मेईशू के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। ठंडे चेहरे के साथ लूसी ने उस आदमी की कलाई पकड़ ली और उसे जोर से घुमा दिया, जिससे हड्डियों के टूटने की आवाज आई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे मत छुओ। क्या तुम मरना चाहते हो? वह आदमी दर्द से चिल्लाया और फिर शर्मिंदा महसूस करते हुए लूसी की ओर देखने लगा। मुझे जाने दो, वरना हम खत्म नहीं होंगे। प्रत्युत्तर में उसे केवल अपने हाथ पर लगाए गए बल में अचानक वृद्धि प्राप्त हुई। वह आदमी पहले से ही इतने दर्द में था कि उसका चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठी और वह मेईशू तक पहुंचने के लिए अपने दूसरे हाथ का उपयोग करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह मेईशू के कपड़ों को छू पाता, वह अचानक उसके पीछे खिसक गई। वह जबरदस्ती अपना दूसरा हाथ उसकी पीठ के पीछे ले आए और उसे नीचे गिरा दिया। मुझे ये देखना अच्छा लगेगा कि आप कैसे समाप्त नहीं हुए हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे रखते हुए उस आदमी ने अपमानित महसूस किया और गुस्से में अपने दोस्तों से चिल्लाया जो देख रहे थे, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आओ और मुझे बचाओ, मेरे हाथ टूटने वाले हैं। जैसा कि उसने कहा, लूसी ने उसे दबाया और लगभग घुटनों के बल बैठ गया। ओह,
उन्हें मारो। मोटे आदमी ने तुरंत दूसरों को संकेत दिया और वे मेइशू की ओर दौड़ पड़े। मेइशू ने उस आदमी का एक हाथ पकड़ना जारी रखा और फिर दूसरे आदमी की छाती पर लात मारी, जिससे वह उठकर पास की मेज से जा टकराया और शराब की बोतल टूट गई। ये देखकर अन्य लोग क्रोधित हो गए और जो कुछ भी उनके हाथ में था उसे लेकर मेइशू की ओर दौड़ पड़े और उसके सिर पर फेंकने के लिए तैयार हो गए। लूसी और मेइशू ने बिल्कुल तालमेल बिठाते हुए एक दूसरे पर नजर डाली और साथ ही अपने पैर ऊपर उठाकर उस आदमी की छाती पर लात मारी। इससे पहले कि वह जमीन पर उतर पाता, उन्होंने पहले ही उस मोटे आदमी को गिरा दिया था जिसने उन पर हमला किया था। उन्हें इन छोटे फ्राइज के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी। लड़ाई के दौरान मेइशू ने शुरू में लूसी की हरकतों पर नजर रखी। उसे डर था कि कोई गलती से उसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह आदमी उतना ही कुशल था जितना वह थी। उसे अब उसकी कोई चिंता नहीं थी। हालांकि यह पहली बार था जब वे एक साथ लड़े थे। वे अनुभवी साझेदारों की तरह लग रहे थे। जबकि ऐसा लग रहा था कि वे लड़ रहे थे, बारटेंडर ने भी देखा कि वे धमाका कर रहे थे। जब मैनेजर जल्दी से वहां पहुंचा तब तक बार में अफरा तफरी मच चुकी थी। कई लोग जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। यहाँ तक कि बार में शराब की सबसे महंगी बोतल भी तोड़ दी गई थी और अब केवल कांच के टुकड़े बचे थे। वह तुरंत पास आया, पहले पास खड़े भौचक बारटेंडर को डांटा और फिर सख्त चेहरे के साथ मेइशू के पास आया। युवा महिला, आपने मेरे प्रतिष्ठान में लड़ाई शुरू कर दी है। क्या आप अपने द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई कर सकती हैं? शेंगक्वान के साथ जो कुछ हुआ उससे वह चिढ़ गया था। यही कारण था कि उसने ग्राहक से इतने ठंडे स्वर में बात की। हालांकि इस समय वह लोगों को ठेस पहुंचाने की चिंता नहीं कर सकता था। भले ही मेइशू की पृष्ठभूमि शक्तिशाली रही हो, उसने आज उसकी स्थापना को बाधित कर दिया था, इसलिए वह इसे बिल्कुल भी खिसकने नहीं देगा। मैं सभी नुकसानों को कवर कर सकता हूँ। आज रात बार में सभी पे मेरे टैब पर रखें। लूसी ने आगे बढ़ते हुए और जानबूझकर मेइशू और मैनेजर के बीच कुछ दूरी बनाते हुए कहा, आप कौन होते हैं इतने बड़े बड़े वादे करने वाले? प्रबंधक ने जो कुछ भी हुआ था उससे चिढ़कर अंततः लूसी को ठीक से देखा। इस समय बार की रोशनी काफी कम थी और उसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह अपने सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। यह एहसास कि यह व्यक्ति असाधारण रूप से लंबा था, एक बार प्रबंधक के रूप में उसे आदर की दृष्टि से देखने लगा, जिससे उसकी निराशा और बढ़ गई। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पूरी रात बिताने का कितना खर्च आता है? आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं जो ये सब कवर करने की पेशकश कर रहे हैं? लूसी ने अपरिवर्तित भाव के साथ उत्तर दिया, मैं जो भी लागत होगी वह वहन कर सकता हूँ। उसकी अंधेरी आंखें पूरे कमरे में घूम गईं, जिससे जो लोग नीचे गिर गए थे और खड़े होने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपनी हरकतें जारी रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। यही वह क्षण था जब बार मैनेजर ने उस पर करीब से नजर डाली और उनके सिर के ऊपर की रंगीन रोशनी क्षण भर के लिए सफेद हो गई, जिससे अंततः उसे लूसी का भावहीन चेहरा देखने को मिला। अध्याय 270 एक अद्भुत गलतफहमी। मास्टर सी, प्रबंधक, जो अहंकार से भरा हुआ था, लगभग सदमे में अपनी जीभ बाहर निकाल ली। लूसी के चेहरे को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा, जैसे कि वह उसमें एक छेद ढूंढना चाहता हो। ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये वास्तव में लूसी है या कोई नकाब पहने हुए है। अन्यथा मास्टर सी, जो मनोरंजन स्थलों पर बहुत कम जाते थे, अचानक अपने बार में क्यों आते? यह मन में रखते हुए उसकी नजर धीरे धीरे मेइशू पर पड़ी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। खत्म हो गया, ये सचमुच खत्म हो गया था। उसने अभी मास्टर सी से क्या कहा? क्या अब भी इसे वापस लेना संभव है? लूसी ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। मैनेजर ने अजीब तरह से अपना गला साफ किया और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान भर गई। ओह, ये पता चला है कि भगवान सी ने आपकी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित किया है। ये पूरी स्थिति बढ़ गई है और इसमें आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की भी आवश्यकता है। ये हमारे अपर्याप्त आतिथ्य का संकेत है। अरे मैनेजर, क्या तुम पागल हो गए हो? हम ही पिट रहे थे। वह मोटा आदमी अपने घायल पैरों से संघर्ष करते हुए मैनेजर के पास शिकायत करने के लिए लड़खड़ाता हुआ आया। मैनेजर ने तुरंत उस पर नजर डाली और सिक्योरिटी को आने का इशारा किया। आप सभी किसका इंतजार कर रहे हैं? इन उपद्रवियों से छुटकारा पाएं जिन्होंने मेरे स्थान पर हंगामा खड़ा करने की हिम्मत की। हम अब उनका यहाँ स्वागत नहीं करते हैं। क्या तुम्हें कोई समस्या है यार? क्या उन्होंने तुम्हें नशीली दवा दी या कुछ और? वह मोटा आदमी दोनों तरफ से सुरक्षा घेरे में होने के कारण उसे जाने नहीं दे सका। उसने मैनेजर की ओर घूरकर देखा और अचानक क्रोध के साथ उनकी पकड़ से छूटने में कामयाब रहा और लूसी की ओर अपनी मुट्ठी घुमा दी। हालांकि लूसी ने उस पर नजर भी नहीं डाली। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें उसके सिर के पीछे थीं और उसने उस आदमी की कलाई पकड़ ली और उसे जोर से नीचे की ओर झुका दिया। इस बार दया के लिए कोई जगह नहीं थी और उखड़ी हुई कलाई की आवाज तीखी और स्पष्ट थी। इससे पहले कि एक और चीख फूटती, मेइशू ने तेजी से पास का एक कपड़ा पकड़ा और उस मोटे आदमी के मुंह में ठूंस दिया। फिर उसने संतुष्ट होकर ताली बजाई।
अब बहुत शांत, उसे बाहर फेंक दो। जहां तक उसका सवाल है, ये बदमाश जो कुछ शराब पीने के बाद युवा लड़कियों को परेशान करना चाहता था, 100 मुक्कों का हकदार था। मम्मा मम्मा, गोल मटोल आदमी को सुरक्षाकर्मियों ने खींच लिया। वह संघर्ष कर रहा था और गुस्से में चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी सारी आवाजें कपड़े के कारण दब गईं। वह भयंकर लग रहा था, लेकिन बूचड़खाने में ले जाए जा रहे सुअर जैसा लग रहा था, जो अपनी पूरी ताकत से विरोध कर रहा था। वह आदमी जिसने परेशानी खड़ी की थी और मेईशू को परेशान करने की कोशिश की थी, वह बिना कुछ कहे उसके पास से गुजर गया। शायद उसे पहले से ही एहसास हो गया था कि उसने अभी अभी किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज किया होगा, इसलिए उसने पहले की तरह अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार आसपास का कूड़ा साफ कर दिया गया। मेईशू खुशी से मुस्कुराई। ठीक है, देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। लड़ाई के दौरान उसने देखा कि शेंग नियान को शेंग क्वान पहले ही ले जा चुका था और पुलिस के जल्द ही आने की संभावना थी। यहाँ रहना मुसीबत को ही बुलावा देगा। बेशक लूसी को उसके साथ जाना पड़ा। उसे डर था कि कोई फिर से मेईशू को निशाना बनाएगा। आखिरकार ये लिन शहर की एक प्रसिद्ध बार स्ट्रीट थी। ऐसे कई लोग थे जो शराब के नशे में रात में अपराध करने के लिए साहसी थे। वह उसे अकेले वापस कैब लेने नहीं दे सकता था। दो बड़ी शख्सियतें इस तरह चली गईं और मैनेजर को अचानक थोड़ा डर लगने लगा। वह लूसी को दुश्मन बनाने के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने तुरंत उन्हें रोक लिया। ओह मास्टर सी, अभी जो हुआ उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है। इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको मुफ्त में एक वीआईपी कार्ड दूंगा। जब भी आप हमारे बार में आएंगे, मैं आपके सभी खर्चों को कवर करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें कि मैं आपको पहले नहीं पहचान सका। लूसी ने भावहीन ढंग से भौहें चढ़ा दी। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। वह कभी बार में नहीं गया। ऐसे कार्ड का क्या उपयोग? इसके अलावा अगर वह वास्तव में ऐसा चाहता तो वह आसानी से एक हाई एंड बार से इसे प्राप्त कर सकता था, इसलिए ऐसी जगह पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रबंधक चतुर था। ये देखकर कि उसे लूसी के साथ कोई शुरुआत नहीं मिल सकी, उसने अपना ध्यान मेईशू की ओर लगाया। ओह मिस, मेरा मतलब है भविष्य की श्रीमती लू, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मिस्टर लू से बात करें और उनसे मुझे माफ करने के लिए कहें। कृपया उन्हें शांत करने में मदद करें। श्रीमती लू। मेईशू का चेहरा लाल हो गया और वह जवाब देने वाली थी। जियांग वह काफी देर से शो देख रहा था और उसे लगा कि अब लड़ने का समय आ गया है। उसने मास्टर सी के चेहरे पर मुस्कान पर एक नजर डाली और तुरंत मेईशू को रोक दिया। नमस्कार, मैं मास्टर सी का सचिव हूँ। बस मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं हूँ। मेईशू कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन लूसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रख दिया और मैनेजर के सामने उसे गले लगा लिया। ठीक है जियांग, वह यहाँ की चीजों का ख्याल रखेगा। चिंता मत करो, मैं भविष्य में इस बार में नहीं आऊंगा। मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए? मेईशू हैरान थी। भले ही वह प्रतिक्रिया करने में धीमी थी, वह देख सकती थी कि लूसी अचानक अच्छे मूड में थी। उसके मन में संदेह भर गया और कार में बैठने के बाद उसने लूसी को रोका, जो गाड़ी चलाने वाली थी, और गंभीर भाव से पूछा, आप किस बात से इतने खुश हैं? लूसी के होंठ, जो अभी अभी ऊपर की ओर मुड़े थे, अचानक एक रेखा में सीधे हो गए। क्या मैं खुश हूँ? मीशू ने अपनी आंखें घुमाई, समझ नहीं पाए। फिर तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि हम उस तरह के रिश्ते में नहीं हैं? अध्याय 271 फॉसफुल किस। क्या हमें उसे सब कुछ समझाने की जरूरत है? लूसी ने अप्रसन्न दृष्टि से उस पर अपनी दृष्टि डाली। उसके होंठ सीधे दबे हुए थे, जो उसकी वर्तमान नाखुशी को दर्शा रहा था। मेईशू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आह सी, तुम आज रात अचानक बार में क्यों आ गई? लूसी ने बेचैनी से अपनी नजरें फेर लीं। यह महज एक संयोग है। मैं तुम्हें पहले घर ले जाना चाहता था। एसी, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मेईशू एक भोली लड़की नहीं थी और वह आत्ममुग्ध नहीं थी। उसे पहले उसका व्यवहार बहुत अजीब लगा और इस संभावना के अलावा वह उसके कार्यों को समझाने के लिए कोई अन्य कारण नहीं सोच सकी। क्या आप सब कुछ खुले में रखना चाहते हैं? लूसी ने एक गहरी सांस ली, अपना हाथ उसकी कुर्सी के पीछे रखा, उसकी ओर झुकते हुए, और कहा, यदि आप यही चाहते हैं। क्या? मेईशू के शब्द खत्म होने से पहले ही काट दिए गए। जवाब में लूसी ने कांपते और स्नेहपूर्ण चुंबन के साथ उसके होंठ बंद कर दिए। उसकी छाती तेजी से उठी और गिरी, जिससे एक अनूठा मर्दाना आकर्षण उभर रहा था। लूसी के कांपते दांतों ने गलती से मेईशू के होठों को काट लिया, जिससे वह वापस होश में आ गई। उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए उसे जबरदस्ती दूर धकेल दिया। हम सिर्फ दोस्त बने रहने के लिए सहमत हुए। मेईशू ने उसे घूर कर देखा, मानो अपनी आंखों से उसके अनुचित कार्यों के लिए उस पर आरोप लगा रही हो। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उस पल वह कितनी दयनीय लग रही थी। लूसी को अपने सीने में जकड़न महसूस हुई और उसके गालों का दर्द उसके दिल के दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं था। वह इतना घबरा गया था कि उसकी उंगलियां सख्त और ठंडी लग रही थी। उसने अपने होंठ भींचे और संघर्ष करते हुए कहा, मुझे क्षमा करें। मेईशू ने जोर से अपने होंठ पोंछे, फिर उठी और बिना पीछे देखे चली गई।
लूसी अभी भी उसके बारे में चिंतित था, इसलिए उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया और कहा, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। ये रात में सुरक्षित नहीं है। यदि आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं तो आप जियांग ही को अपने साथ ले जाने दे सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, मेइशू ने ठंडे स्वर में मना कर दिया। जिस किसी को अचानक एक ऐसे आदमी ने जबरन चूम लिया हो जिसे हमेशा एक अच्छे दोस्त के रूप में देखा गया हो, उसका मूड अच्छा नहीं होगा। हालांकि लूसी ने समझौता करने से इनकार कर दिया और सीधे उसकी कलाई पकड़ ली, उसे अपने सामने खींच लिया। श्वे, मैं बस यही चाहता था कि आप मेरी भावनाओं को समझें। मैं अभी आवेग में था। यदि आप मुझे अपने घर ले जाने देंगे और उसके बाद मुझे नहीं देखना चाहेंगे तो मैं दोबारा आपके सामने नहीं आऊंगा। मेइशू ने उसे उदासीनता से देखा, उसकी आंखें ठंड के निशान से भर गईं। लूसी, मुझे लगा कि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हुई। पुरुष अविश्वसनीय होते हैं। जब लूसी ने अपनी निगाहें नीचे झुकाईं तो उसका दिल दुख गया। उसके हृदय को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे कसकर निचोड़ लिया गया हो। आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? क्या आप हमारी दोस्ती तोड़ना चाहते हैं? दोस्ती खत्म करना एक ऐसी चीज है जो केवल बच्चे ही करते हैं। वह जो करना चाहती थी वह उस आदमी से बदला लेना था जिसने उसके साथ आज़ादी ली थी। लूसी ने एक आत्महीन मुस्कान के लिए मजबूर किया और अनिच्छा से अपना हाथ छोड़ दिया। ठीक है, खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए आप जो भी करना चाहते हैं वह करें। मेइशू ने अपनी आज़ादी वापस पा ली और चलने से पहले ठंडी सांस ली। लूसी ने दूर से उसका पीछा किया जब तक कि उसने उसे टैक्सी में बैठते नहीं देख लिया। जियांग उन्होंने कार रोकी और अस्थायी रूप से पूछा, भगवान सी, क्या हमें पीछा करना जारी रखना चाहिए? उसका अनुसरण करें और सुनिश्चित करें कि आप उसे उसके घर में प्रवेश करते हुए देखें। मुझे कुछ और करना है। लूसी ने ये निर्देश बिना बताए दिए कि वह क्या करने जा रहा है। मेइशू घर तक पूरे रास्ते उदास रही। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह इतनी क्रोधित क्यों थी। जब कार विला क्षेत्र के बाहर रुकी तो उसकी भावनाएं धीरे धीरे स्थिर हो गईं, लेकिन उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसकी उंगलियां अवचेतन रूप से उसके अभी भी गर्म होठों को छू गईं और मेइशू उसके सामने अंधेरे रास्ते पर कुछ हद तक उदासीनता से देखने लगी। वह केवल लूसी की दयनीय अभिव्यक्ति के बारे में सोच सकती थी। मिस मेई, पीछे से एक दूर की चीख ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया और उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया जैसे कि उसे कट लग गया हो। उसके चेहरे का भाव फिर से ठंडा हो गया। कार से बाहर निकलने के बाद जियांग ने जल्दी से आकर कहा, मिस मेई, कुछ ठीक नहीं है। पुलिस ने अभी फोन किया और कहा कि श्री सी को अचानक दौरा पड़ा है। वे चाहते हैं कि हम जाएं और उसे ले आएं। यह आपको करना है, हम दोनों को नहीं, मेइशू ने भावशून्य चेहरे के साथ कहा जब वह जाने के लिए मुड़ी। जियांग उसने तुरंत उसका रास्ता रोका और कहा, मिस मेई, मुझे नहीं पता कि आपके और मिस्टर सी के बीच ऐसा क्या हुआ कि आप उस पर इतना गुस्सा हो गईं। लेकिन जब वह बीमार पड़ता है तो केवल आप ही उसे शांत कर सकती हैं। कृपया इस तथ्य पर विचार करें कि वह इस समय कमजोर स्थिति में है। उसके प्रति द्वेष न रखें। मेइशू ने रुकने का कोई इरादा दिखाए बिना अपनी गति बढ़ा दी। उसके चेहरे पर उसका इनकार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा था। जियांग ने कहा, मिस मेई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्री सी ने क्या किया है। यह उनके प्राथमिक व्यक्तित्व के कार्य थे। आपको उनके द्वितीयक व्यक्तित्व को दोष नहीं देना चाहिए। अभी वह सिर्फ 5 साल का बच्चा है। मेइशू जोर से हंसने वाली थी। क्या आप नैतिक रूप से हेरफेर कर रहे हैं या कुछ और? उसे रुकते देख जियांग को आशा की एक किरण महसूस हुई। मिस मेई, चलो जल्दी करें। मास्टर सी ने आपको अच्छा भुगतान करने का वादा किया है और वह इसमें कोई कंजूसी नहीं करेगा। इस समय वहां अकेले रहना उसके लिए काफी खतरनाक है। अगर उसने तुम्हें नहीं देखा तो आज की रात पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।